हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वारियर। आज के क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा 2D आकृतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 3D आकृति, घन, बेलन, सूची स्तंभ क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, संपार्श्व क्या हैं, संपार्श्व का निर्माण किस प्रकार से होता है, शंकु किसे कहते हैं, गोला, फलक, किनारा और उच्छेद और अनुच्छेद। आज के इस वीडियो में हम इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपके कम से कम 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो को स्किप न करें। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा घन अर्थात क्यूब किससे कहते हैं। घन वह आकृति है जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं और ये सभी फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घन के बारे में आपको याद रखना है, घन का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है। घन के जो सभी फलक होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्गाकार होता है। ये घन का निर्माण हो गया। घन में यदि फलक की बात की जाए तो फलक आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर का है इसे हम एक फलक कहेंगे। ये हमारा पहला फलक हो गया। दूसरा फलक इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे नीचे साइड में होगा, ये दूसरा फलक हो गया। इसके बाद एक ये हमारा पूरा फलक है तो ये तीसरा फलक हो गया और इसी के अपोजिट जस्ट इस तरफ भी एक फलक हो गया तो ये चौथा फलक हो गया। उसके बाद पांचवा फलक ये पूरा हो गया, जो ये एरिया दिख रहा है ये हो गया पांचवा फलक। और इसी के जस्ट अपोजिट पीछे साइड में एक और फलक होता है। तो फलकों की कुल टोटल संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो फलक यदि आपसे पूछे घन में फलक कितने होते हैं तो फलकों की संख्या 6 होती है। इसके बाद देखेंगे कि फलक में किनारा क्या होते हैं। ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो है इसकी एक किनारा है। तो इस प्रकार से काउंटिंग करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 देखिए ये आपके सामने हो गए। और इसी के बाद इसके एक पीछे होता है, इस प्रकार से जो लाइन आती है ये 10 हो गया। और इसमें जो होता है इसमें इसके पीछे एक होता है 11 और 12, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो ये किनारे जो होते हैं ये कितने कितने किनारे होते हैं, 12। अब इसके बाद बात करेंगे कि शीर्ष किसे कहते हैं। शीर्ष जो होते हैं जहाँ पे 3 इस प्रकार से रेखाएं आके मिलती हैं और ये जो बिंदु होता है ये इसका एक शीर्ष कहलाता है। जिस प्रकार से एक कमरे में आप देखेंगे, कमरे में जो होता है इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये छत की हो गई लाइन और ये दीवार की होती है और बीच में जो ये होती है ये बीम इस प्रकार से जो पड़ी होती है उसकी ये आकृति होती है। तो ये बिंदु क्या होता है, ये शीर्ष होता है। तो आप इसमें काउंट करेंगे तो ये देखिए पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस प्रकार से आपने देख लिया कि शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8। तो आपको घन में याद रखना है, घन में फलक कितने होते हैं, 6, किनारे कितने होते हैं, 12 और शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8। ये आपको याद रखना है। घन के बाद है हमारा संपार्श्व। संपार्श्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसे आप समझ लेते हैं तो इससे हर बार 1 या 2 नंबर के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संपार्श्व, इसमें 2 सम्मुख फलक जो संपार्श्व के सिरे कहलाते हैं। संपार्श्व आप ये चित्र देख सकते हैं, ये सभी संपार्श्व के जो चित्र बने हुए हैं इसमें 2 सम्मुख फलक होते हैं। अर्थात पहला जो सम्मुख फलक हो गया ये ऊपरी सिरा हो गया, दूसरा ये नीचे का। इसी प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपरी सिरा, ये दूसरी। तो इस प्रकार से इसके सम्मुख कितने 2 फलक हो गए, ऊपर और नीचे। ये प्रत्येक आप चित्र में देख सकते हैं, इसके 2 सम्मुख फलक हैं। जो इन फलकों को क्या कहते हैं, इन फलकों को हम संपार्श्व के सिरे कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि संपार्श्व में कितने सिरे होते हैं, तो संपार्श्व के 2 सिरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संपार्श्व समांतर व समरूप आकृतियों के होते हैं तथा चारों ओर बराबर आयत होते हैं। जो भी संपार्श्व के चित्र होंगे इसमें इन सिरों को छोड़कर, यदि सिरों को छोड़ दिया जाए तो जो ये आकृति इसके अंदर ये आकृति बनती है, ये आयताकार आकृति बनती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यदि हम यहाँ से सिर यहाँ से गायब कर दें तो ये देखिए हमारी, ये देखिए आयताकार ये चित्र बनता है। किसी भी संपार्श्व की यदि बात करें तो प्रत्येक में आयताकार हमें आकृति प्राप्त होगी। उसके बाद संपार्श्व का नाम उसके सिरे के आकृति के अनुसार होता है। संपार्श्व आप जान गए कि संपार्श्व
सम्मुख दो फलक होते हैं, इसमें संपार्श्व के सिरे कहलाते हैं। और संपार्श्व के कितने सिरे होते हैं? तो प्रत्येक संपार्श्व के 2 ही सिरे होते हैं। आपको याद रखना है, संपार्श्व के 2 सिरे होते हैं। वह संपार्श्व जो होते हैं वो समांतर व समरूप होते हैं, अर्थात जिनका जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, तथा चारों ओर बराबर आयत बनते हैं। और जो शेष आकृति, यदि हम संपार्श्व के सिरों को छोड़ दें तो जो आकृति बचती है वो हमारी कैसी होती है? आयताकार होती है। तो संपार्श्व के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? आयताकार संपार्श्व जो हमें प्राप्त होता है। संपार्श्व का नाम उसके सिरे के अनुसार होता है, अर्थात इस संपार्श्व का सिरा हम देखेंगे कि ऊपरी सिरा कैसा है? त्रिभुजाकार, और नीचे का सिरा भी कैसा है? त्रिभुजाकार। तो इस संपार्श्व का नाम क्या रहेगा? त्रिभुजाकार संपार्श्व। इसके बाद नेक्स्ट हम आकृति में देखेंगे, इसमें तो इसका सिरा हम देखेंगे तो ये देखिए वर्गाकार है, और नीचे का सिरा भी इस प्रकार से वर्गाकार है। तो इस आकृति को हम वर्गाकार संपार्श्व कहेंगे। नेक्स्ट है, इस आकृति की यदि बात करें तो इसका सिरा हम देखेंगे कि ये पंचभुजाकार है, और नीचे का सिरा भी कैसा है? पंचभुजाकार है। तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे? इस आकृति को पंचभुजाकार संपार्श्व कहेंगे। नेक्स्ट है, इस आकृति की बात की जाए तो इसे हम षट संपार्श्व कहेंगे, क्योंकि ऊपरी सिरा भी षटभुजाकार है और निचली सिरा भी षटभुजाकार है। तो इस प्रकार से किसी भी संपार्श्व के सिरे को देखकर हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सा संपार्श्व है। ऊपरी सिरा जिस प्रकार से जैसे त्रिभुजाकार है, इसमें वर्गाकार, इसमें पंचभुजाकार और इसमें खटभुजाकार, तो उसी सिरे के अनुसार इसका चित्र का नाम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि संपार्श्व में 2 सिरे होते हैं, ऊपरी और निचली। प्रत्येक जो सिरा होता है समान होता है, यदि ऊपरी त्रिभुजाकार है तो नीचे भी त्रिभुजाकार रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें याद रखना है कि संपार्श्व की जो आकृति होती है वो समांतर व समरूप होती है, तथा इसमें चारों ओर क्या करते हैं? बराबर आकृति बनती है। आयताकार, इसमें संपार्श्व में आयताकार आकृति बनती है। नेक्स्ट है, जो संपार्श्व होता है इसका जो नामकरण होता है उसके सिरे के अनुसार होता है। नेक्स्ट है, संपार्श्व के बाद आपको याद रखना है सूची स्तंभ। संपार्श्व आपने अच्छे समझ लिया तो सूची स्तंभ आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। सूची स्तंभ की बात की जाए तो घनाकृत में आधार का फलक त्रिभुजाकार, वर्गाकार आदि हो सकता है, अर्थात जो सूची स्तंभ होता है इसमें आधार का जो फलक है वो त्रिभुजाकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। ये आधार हो गया। आधार का अर्थ होता है निचली सिरा जो होता है, ये आपको देखिए इसमें जैसे ये त्रिभुजाकार है और इसमें आप बात करें तो ये कैसा है? वर्गाकार है। तो इसकी आकृति कैसी हो सकती है? त्रिभुजाकार भी हो सकती है और वर्गाकार भी हो सकती है, परंतु इसका दूसरा सिरा एक नोक होता है, अर्थात इसका जो ऊपरी सिरा होगा वो हमेशा कैसा होगा? एक नोक की आकार के होगा। नोक के आकार के होने के कारण इस नोक को हम एक नए नाम से जानते हैं। इस नोक को हम क्या कहते हैं? शिरोबिंदु के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा कि सूची स्तंभ की जो नोक होती है उसे क्या कहते हैं? तो सूची स्तंभ की जो नोक होती है उसे हम शिरोबिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है, इसके चारों ओर की आकृतियां त्रिभुजाकार होती हैं। आपने संपार्श्व में समझा कि संपार्श्व की जो आकृतियां ये होती थीं ये कैसी होती थीं? आयताकार होती थीं। किंतु सूची स्तंभ में आपको याद रखना है कि सूची स्तंभ की ये जो आकृतियां होती हैं ये कैसी होती हैं? त्रिभुजाकार। कोई भी आप आकृति उठा के देख लें, प्रत्येक के जो होंगे ये सभी कैसे होंगे? त्रिभुजाकार ही होंगे। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि सूची स्तंभ में जो आकृतियां होती हैं वो त्रिभुजाकार होती हैं, और संपार्श्व की यदि बात करें तो संपार्श्व में आकृति कैसी होती हैं? आयताकार होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आधार के केंद्र पर लंब होता है, सूची स्तंभ के नाम इसके आधार की आकृति के अनुसार होता है। ये हमारा निचला सिरा जो है इसका आधार कहेगा। जिस प्रकार से इसका निचले सिरा अर्थात आधार होगा वही उसका नामकरण अर्थात वही सूची स्तंभ वो कहलाएगा। जैसे इस चित्र की बात की जाए तो इसका जो आधार है कैसा है? त्रिभुजाकार है, तो इसे हम त्रिभुजाकार सूची स्तंभ कहेंगे। नेक्स्ट है, ये आधार की यदि हम गणना करें तो इसमें देखिए पंचभुजाकार निचली सिरा बन रहा है, तो इस आकृति को हम पंचभुजाकार सूची स्तंभ कहेंगे। नेक्स्ट है, यदि इसके आधार की हम बात करें तो इसका आधार ये देखिए वर्गाकार बन रहा है, तो ये जो फिगर है इसे हम वर्गाकार सूची स्तंभ कहेंगे। इसी प्रकार से इसका आधार खटभुजाकार बन रहा है, तो इस चित्र को हम खटभुजाकार सूची स्तंभ कहेंगे।
इसमें जो याद रखना है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सूची स्तंभ में जो आकृतियाँ होती हैं वो कैसे बनती हैं, तो आकृतियाँ त्रिभुजाकार बनती हैं। साथ में सूची स्तंभ की जो नोक होती है उसे हम शिरोबिंदु के नाम से जानते हैं, और इसकी जो आधार होती है आधार के अनुसार ही सूची स्तंभ का नामकरण होता है। जिस प्रकार से आधार होगा, आधार यदि त्रिभुजाकार है तो इस चित्र को हम त्रिभुजाकार संपाश कहेंगे। आधार यदि वर्गाकार है तो इस आकृति को हम वर्गाकार सूची स्तंभ कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेलन। बेलन किसे कहते हैं? बेलन की परिभाषा होती है ये आकृति आयत द्वारा किसी एक भुजा पर परिक्रमा करने से बनती है। बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार व समांतर होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि किस आकृति को, किसी आकृति की एक भुजा को यदि हम घुमाते हैं तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होती है। बेलन, शंकु, इस प्रकार के ऑप्शन होंगे। तो आयत के किसी हम एक भुजा को, ये मान लीजिए ये हमारा आयत है, आयत के किसी एक भुजा को यदि इस भुजा को हम घुमाते हैं तो हमें इस प्रकार से बेलन प्राप्त होता है। बेलन में दोनों सिरे जो होते हैं ये ऊपरी सिरा और ये निचली सिरा वृत्ताकार व समांतर होते हैं। बेलन में आप ये देख सकते हैं जो इसका ऊपरी सिरा है ये वृत्ताकार इस प्रकार से बना हुआ है और निचली सिरा भी कैसा है, वृत्ताकार है। तो इसके बेलन में जो ऊपरी सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है और निचली सिरा भी वृत्ताकार होता है, और ये दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आयत के किसी भी एक भुजा को परिक्रमा करने या घुमाने से हमें बेलन प्राप्त हो जाता है। और बेलन के दो सिरे होते हैं और दोनों सिरे कैसे होते हैं, वृत्ताकार और समांतर होते हैं। ये आप आकृति इसकी देख सकते हैं, बेलन की बनी हुई है। बेलन की जो ऊपरी सिरा होगा वो भी वृत्ताकार होगा और निचली सिरा भी वृत्ताकार होगा, और जो ये शेष भाग बचता है अंदर का, ये देखिए इस प्रकार से ये कैसा होता है, ये आयताकार होता है। इसमें यदि यहाँ से इस प्रकार से कर दिया जाए तो ये हमें आयताकार दोनों तरफ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो आयत के किसी भी एक भुजा को यदि हम घुमाते हैं तो हमें बेलन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शंकु। शंकु किसे कहते हैं? शंकु ये एक घनाकृति एक समकोण त्रिभुज द्वारा उसकी एक भुजा पर परिक्रमा करने से बनती है तथा इसके एक सिरे पर वृत्ताकृति तथा दूसरे सिरे पर नोक अर्थात शिरोबिंदु होता है। जिस प्रकार से बेलन में हमें ज्ञात है कि यदि बेलन बनाना है तो हमें आयत के किसी एक भुजा को हमें घुमाना होगा तब हमें बेलन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि एक समकोण त्रिभुज की, किसी भी एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा को हम घुमाते हैं तो हमें शंकु प्राप्त होता है। आपको याद रखना है कि शंकु कैसे प्राप्त होता है। समकोण त्रिभुज की एक भुजा को घुमाने से हमें शंकु प्राप्त होता है तथा शंकु का जो एक सिरा होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। आपने बेलन में देखा कि बेलन को हम घुमाते हैं तो दोनों सिरे कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। किंतु शंकु बनाने के लिए हम जब समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं तो हमें एक ही वृत्त प्राप्त होता है। निचला सिरा जो होता है इसका कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, और ऊपरी सिरा जो कैसा होता है, नोक के आकार की होता है। और नोक के आकार के होने का इसका नाम क्या कहते हैं, इसे हम शिरोबिंदु के नाम से जानते हैं। तो आपको शंकु में याद रखना है कि शंकु एक समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज की एक भुजा को हम घुमाने पर शंकु प्राप्त होता है। और शंकु का जो एक सिरा है वो वृत्ताकार बनता है और दूसरा सिरा एक नोकदार होता है, और इस नोकदार जो ये नोक होती है इसे हम शिरोबिंदु कहते हैं। साथ में शंकु के बारे में और कुछ जान लेते हैं। ये शंकु हमारा बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से ये शंकु बनता है। शंकु में ये ऊंचाई होती है, जो लंब इसमें डाला जाता है इसे हम लंब ऊंचाई कहते हैं। और ये जो साइड की इसमें ये जो ऊंचाई होती है इस ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। और नीचे जो ये इतने भाग होता है इसे त्रिज्या कहते हैं। और इसको यदि और हम इस प्रकार से बढ़ा दें तो इसे हम पूरा, ये क्या हो जाएगा, ये इसका व्यास बन जाएगा। तो ये हो गया शंकु के बारे में। नेक्स्ट है गोला। गोला किसे कहते हैं? ये घनाकृति एक अर्धवृत्त द्वारा उसके व्यास पर परिक्रमा करने से बनती है। गोला का निर्माण ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। यदि अर्धवृत्त पे ये जो व्यास है इस व्यास को हम घुमाते हैं इस प्रकार से, यदि घुमाते हैं ये ऊपरी सिरा घूमेगा तो नीचे इस प्रकार से आएगा, और इस प्रकार से घूमने से ये कैसा, एक गोलाकृति हमें इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हॉकी गेंद हो गई या कोई बॉल हो गई,
तो ये कैसे होते हैं, गोला होते हैं। तो हम किसी भी अर्धवृत्त के व्यास को इस प्रकार से यदि घुमाते हैं, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया, तो इस प्रकार से पूरा हमें ये गोला प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है फलक या पार्श्व किसे कहते हैं। फलक का दूसरा नाम ही पार्श्व होता है, आपको याद रखना है। पिंड को घेरने वाले जो समतल होते हैं उन्हें हम फलक कहते हैं। ये आप देख सकते हैं घन में, ये घन की आकृति जो होती है इस प्रकार से बनता है। इसका ये एक भाग हम लेकर आपको समझा रहे हैं। ये हमारा पूर्णतया रूप से घन बना हुआ है, इसके एक भाग को ये हम सम्मुख रखते हैं। पिंड को घेरने वाले जो समतल होते हैं, ये जो भाग है ये कैसा है, ये समतल एक भाग है। इस समतल को हम क्या कहते हैं, ये फलक हो गया। तो इसमें जो ये कलरफुल भाग है ये कैसा है, ये हमारा एक पूरा फलक हो गया। इसी प्रकार से फलकों की यदि बात की जाए तो अभी हमने बताया, घन जब समझाया था, फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और इसके बाद किनारा जो होते हैं ये हमारे, ये क्या हो गए, किनारे हो गए। तो किनारों की संख्या 12 होती है। और जहाँ पे 3 बिंदु इस प्रकार से मिलते हैं, 3 रेखाएं इस प्रकार से मिलती हैं, उसे हम शीर्ष कहते हैं। तो शीर्षों की संख्या कितनी होती है, शीर्षों की संख्या होती है 8। नेक्स्ट है कोर अथवा किनारा किसे कहते हैं। उस रेखा को जिस पर घनाकृत के आसन्न फलक मिलते हैं कोर या हम किनारा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये किनारा है। किनारा जो होता है उस रेखा को जिस पर घनाकृत के आसन्न फलक मिलते हैं, ये हमारे फलक हो गए। फलक आपने समझ लिया। ये फलक जिस रेखा पे ये मिल रहे हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी किनारे हैं। और अच्छे तरीके से आप इस चित्र में एक साथ समझ सकते हैं कि ये जो हमारा फेस है ये हमारा क्या है, फलक है। फलक को अंग्रेजी में फेस कहते हैं। और जहाँ पे ये देखिए 3 रेखाएं इस प्रकार से मिलती हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बिंदु होते हैं। बिंदु, ये इन्हें क्या कहते हैं, इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और शीर्ष को अंग्रेजी में हम वर्टेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, ये जो भाग होता है इस रेखा को हम क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। और किनारों को अंग्रेजी में एज कहते हैं। ये सभी क्या हो गए, ये हमारे सभी क्या हो गए, किनारे हो गए। इस प्रकार से ये सभी किनारे होते हैं। तो फलक आपने समझ लिया कि पिंड को घेरने वाले समतल को फलक कहते हैं। कोर अथवा किनारा उस रेखा को कहते हैं जिस पर घनाकृत के आसन्न फलक मिलते हैं। नेक्स्ट आता है शीर्ष किसे कहते हैं। शीर्ष जो होता है वो जहाँ पे 3 रेखाएं इस प्रकार से मिलती हैं, किसी भी फलक की 3 रेखाएं इस प्रकार से मिलती हैं, तो उसे हम शीर्ष कहते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा कि घन का निर्माण किस प्रकार से होता है, बेलन का निर्माण कैसे होता है, शंख का निर्माण, गोला का निर्माण, फलक व किनारा किसे कहते हैं, तथा सूची स्तंभ का निर्माण किस प्रकार से होता है और संपास का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज के इस क्लास में हमने इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि उच्छेद व अनुच्छेद किस प्रकार से बनते हैं, 2D आकृति कैसे बनती हैं और 3D आकृति किस प्रकार से होती हैं। और इन्हीं 3 टॉपिक के बाद हमारा जो ठोस ज्यामिति चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जितने भी MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इन सभी टॉपिक से एक वीडियो में कवर किया जाएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कर लें। आपकी सभी क्लासें प्रतिदिन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।